नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बारे में। अंडरवर्ल्ड की दुनिया बड़ी ही निराली होती है, बड़ी ही अनोखी होती है और बहुत ही हैरत अंगेज होती है, बहुत ही जान जोखिम होने वाली होती है। कदम कदम पर यहाँ पर दुश्मन मिलेंगे, आपको हर जगह आपके मारने वाले मिलेंगे, आपको जान का खतरा हर वक्त बना रहेगा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया ही ऐसी होती है कि जान जोखिम हर वक्त रहती है, यानी हर वक्त आपकी जान जोखिम में रहेगी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया ये बहुत ही खतरनाक दुनिया है और बहुत ही ग्लैमरस दुनिया है, और पैसा भी बहुत है, ग्लैमर भी बहुत है, लेकिन खतरा भी उतना है। एक इंग्लिश में कहावत है, नो रिस्क नो गेन। रिस्क तो है ही इसमें। अंडरवर्ल्ड में देखिए ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड में जैसे करीम लाला एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है, ये अफगानिस्तान के जरिए जो है पाकिस्तान से होता हुआ ये मुंबई आता है और मुंबई में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब पूरे तरीके से मुंबई पर कब्जा कर लेना जिसको कहा जाता है। और अंडरवर्ल्ड में अगर किसी की तूती बोलती थी उस समय 1970s के आसपास, तो वो था करीम लाला पठान गैंग, और शेर खान के नाम से बड़ा मशहूर था। एक जंजीर फिल्म आई थी जिसमें प्राण की भूमिका जो अदा किया है प्राण ने, वो इसी यानी करीम लाला के जीवन पर आधारित है। बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा था। इंदिरा गांधी वगैरह से राजनीतिक इसके ताल्लुक बड़े अच्छे थे, दिलीप कुमार वगैरह से इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई बड़े हीरो में ऐसा होगा जो इससे ताल्लुकाती ना हो, और हर जगह इसने अपनी गोटी फिट कर रखी थी। ये अपने काम को इस प्रकार से अंजाम देता था, किसी को भनक तक नहीं लगती थी। यहाँ तक कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी इससे मिले हुए थे और जान पहचान ये रखता था, और ये जानता था कि जान पहचान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी। उसके बाद जो है तमिलनाडु से वरदराजन आ जाते हैं, मुदलियार, इसका पूरा नाम है वरदराजन मुदलियार। तमिलनाडु से ये आता है और उसके बाद जो है पठान पहले अपनी गैंग बनाता है, उसके बाद पठान गैंग के साथ ये मिलकर काम करना शुरू करता है। और हाजी मस्तान भी आ जाते हैं तमिलनाडु से ही, और हाजी मस्तान भी कुछ दिनों के बाद यानी पहले कुली का काम करते हैं और बहुत दिक्कत झेलते हैं, बड़ी गरीबी रहती है। अपने पिता की साइकिल की पंक्चर की दुकान रहती है, उसी पंक्चर पर वो काम करते हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि इनको ये जिंदगी रास नहीं आ रही थी। इन्होंने सोचा कि कब तक ऐसे घुट घुट कर जिया जाएगा, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में ही मर जाएंगे। इसलिए इसने जो है अपने पिता से अलग होकर अपना रास्ता खुद चुना और कुली का काम करने लगा। वही जो शिप वगैरह, पानी का जहाज आता है, सामान वगैरह आता है, वही ढोना ले जाना काम, यानी डॉकयार्ड वगैरह पे वो अपना काम करता था। वहां पर कुछ लोगों से इनकी लड़ाई भी हुई हाजी मस्तान से। एक फिल्म आई थी कुली, अमिताभ बच्चन की, आपको याद होगा। अमिताभ बच्चन का जो रोल है ना, वो हाजी मस्तान की लाइफ से मिलता जुलता है। हाजी मस्तान जो है धीरे धीरे कुली का काम कर रहा था, लेकिन चालाक बहुत था, दिमाग का बहुत तेज था। मात्र 8 साल की अवस्था में अपने पिता के साथ तमिलनाडु से आया था मुंबई, क्योंकि परिवार का जीवन यापन नहीं हो पा रहा था, गरीबी बहुत ज्यादा थी। गरीबी और तंगी से तंग आकर इसके पिता जो है जाते हैं और मुंबई में जो है वहां पर 7 नंबर की गली होती है, मुसाफिर खाना होता है, वहीं पर एक साइकिल पंक्चर की दुकान खोलते हैं, वहीं अपने पिता के साथ काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है और ये लगभग 17-18 साल का होता है, तो ये चला जाता है डॉकयार्ड पर, वहां पर शिप पे जो पानी के जहाज से सामान आता है उसी को ढोने का, कुली का काम। और कुली का काम करने लगता है। दीवार फिल्म में जो अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया है वही एकदम सेम सेम इससे मिलता जुलता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है ये शिप पर ही स्मगलिंग करना शुरू करता है, और धीरे धीरे स्मगल से पैसा ज्यादा आने लगता है। भाई जाहिर सी बात है, नंबर 2 के काम में जोखिम तो है लेकिन पैसा बहुत है, और पैसा आता जाता है। और आते आते जो है ये एक छत्र साम्राज्य अपना भी स्थापित कर लेता है, और उसके बाद ये पठान गैंग के साथ मिलकर काम करने लगता है। सबका अपना अपना इलाका बढ़ जाता है कि भाई आप मुंबई का ये हिस्सा आप ले लो, ये हिस्सा आप ले लो, वो हिस्सा आप ले लो। ये समुद्र का रास्ता चुनता है, क्योंकि समुद्र में स्मगलिंग वगैरह करने में ये माहिर था, ये कर चुका था। इसलिए समुद्री रास्ते का पूरा एरिया ये इसके हाथ में आता है और वहीं से ये स्मगलिंग करना शुरू करता है। और पठान गैंग आगे बढ़ती है, ये भी आगे बढ़ता है, और मुदलियार भी आगे बढ़ता है, वरदराजन। अब धीरे धीरे करके इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और आपस में मिलकर ये लोग काम करते हैं।
रात में चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से स्मगल किया हुआ सामान आर पार लाया जाता है, सामान का आवागमन होता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। पुलिस भी, प्रशासन भी उस समय, अब उन दिनों में उतना टाइट था नहीं, इसलिए इन लोगों को अपने काम को अंजाम देने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ये काम आगे बढ़ रहा था और एक भतीजा था, करीम लाला का एक भतीजा था समद, बहुत ही खूंखार आदमी था। ये तो अपने दुश्मनों को मालूम है कैसे मारता था, टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता था और डांस कर करके डांस करवाता था, नंगा करा के डांस करवा के और उसको जो है बेरहमी से मारता था। एक बार तो बाकायदा होटल में जाके रिसेप्शनिस्ट को जो है बंदूक दिखाता है और रिसेप्शनिस्ट जो है ये डर जाती है और फला का रूम नंबर बता देती है कि फला रूम नंबर में ये बिजनेसमैन ठहरा है, और उस बिजनेसमैन को बड़ी बेरहमी से नंगा करा के नचा के पुरानी फिल्मों में गाना रिकॉर्ड वो स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है इसको अपने काम को अंजाम देता है। उन्हीं दिनों शब्बीर कासकर और दाऊद इब्राहिम कासकर भी जो है धीरे धीरे उभर रहे थे और इनके पिता जो थे ये महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और पुलिस में अच्छी पहचान थी। धीरे धीरे करके ये बड़ा हो रहा था और हाजी मस्तान का चेला माना जाता था दाऊद इब्राहिम। लेकिन इसकी मंशा बड़ी अलग थी। ये जो है ना गुपचुप तरीके से काम नहीं करना चाहता था, खुले तरीके से बोलता था जो करना है डंके की चोट में करो, सीना तान के करो। और इसी बीच जो है पठान गैंग से इसकी दुश्मनी हो गई, बहुत गहरी दुश्मनी हो गई और बड़ा खून खराबा हुआ। मुंबई में पहली बार सड़कों पर खून खराबा हुआ और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस तरीके के खुले आम गैंगवार पहली बार लोगों ने देखा। पुलिस भी दहल गई और यहाँ तक कि लोग जो सीधे साधे लोग जो वहां पे जीवन यापन कर रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे, वो भी डर गए। हालांकि हाजी मस्तान ने इन दोनों से दोस्ती कराई और बाकायदा जो है कुरान शरीफ पे हाथ रख के दोस्ती कराई, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अंदर से जो खटक थी ना दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को एक बार करीम लाला ने बहुत पिटवाया था, उठवा के अपने आदमियों से उठवा के बहुत मरवाया था। वो कसक, और वो कसक जो है भाई जाहिर सी बात है अंदर में जब खोट हो जाती है ना, जो कचोट होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। और बाद में फिर वही हुआ, गैंग बढ़ती गई, गैंगवार बढ़ता गया और अंततः जो है दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कासकर को करीम लाला यानी पठान गैंग शेर खान ने मानिया सुरवे के द्वारा हत्या करवा दी पेट्रोल पंप पर। और सिद्धि विनायक मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप था, वहीं पर ये शब्बीर कासकर अक्सर जो है आया जाया करता था। वही पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी में तेल भरवाता था। अब पहले ही से 2 गाड़ी भर के, जिसमें आलमजेब भी था, समद भी था और मानिया सुरवे के खास खास लोग, शेख मुनीर थे, ये तमाम लोग थे। अब पिस्टल, गोली से भरी पिस्टल लेकर वहां तैनात थे। जैसे ही आया है शब्बीर कासकर, तुरंत उसको गोलियों से भून दिया गया और वहीं पर मर गया, ढेर हो गया। दाऊद इब्राहिम अपने भाई का बदला लेना चाहता था। उसको जब पता चला कि मानिया सुरवे और समद और आलमजेब ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इन लोगों को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन मानिया सुरवे की खबर जब दाऊद इब्राहिम को एक बार लगती है, अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर ये आता है अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने और वहीं से मुखबिर द्वारा पता चलता है पुलिस को। अब पुलिस सादी वर्दी में जाती है, मानिया सुरवे का एनकाउंटर कर देती है। हालांकि ये भी गोली चलाता है, लेकिन पुलिस द्वारा एनकाउंटर में ये मारा जाता है। मानिया सुरवे की मैंने वीडियो अलग से अपलोड की है, आप चाहे तो देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसके बाद समद, जो कि करीम लाला का क्या था, भतीजा था, उसको तो बेदर्दी से कई गोली मारता है दाऊद इब्राहिम और मौत के घाट उतार देता है। और एक आदमी और था जो पठान गैंग का दाहिना हाथ था, उसको तो भरी सभा में यानी कि कोर्ट में जाके मरवा देता है। तो ये धौस था, ये गुस्सा था, ये पागलपन था दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम भाग जाता है 1986 में
पाकिस्तान कराची से चला जाता है और वहीं पर जो है दुबई के रास्ते, दुबई से होता हुआ फिर ये पाकिस्तान से में कराची में जाके अभी फिलहाल वहीं पर है अभी तक। और उसके बाद 1993 में अबू सलेम, सत्या, छोटा शकील, उसके बाद एक फिल्म आई थी रईस जिसमें शाहरुख खान ने रोल किया था, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ की जीवन से आधारित जो रोल शाहरुख खान ने रईस फिल्म में किया है वो पूरा पूरा उसके अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित है। अब्दुल लतीफ गुजरात का बहुत बड़ा डॉन था, पहले बहुत गरीब था, शराब वगैरह की तस्करी कर करके धीरे धीरे करके बढ़ता गया और जुए में बड़ा माहिर था, जुआ बहुत तेज खेलता था। इसको लोग जुआ खिलाते थे अपनी ओर से ताकि ये पैसा जीते और हमको जो है फायदा हो, जो खिलाता था उसको फायदा होगा। तो ये जुए में ना पत्ते का बहुत बड़ा सेटअप था। धीरे धीरे करके ये तस्करी करने लगा शराब वगैरह की और बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद गोल्ड वगैरह की तस्करी करने लगा। गुजरात का अगर नंबर 1 डॉन अगर कोई कहलाता है तो वो है अब्दुल लतीफ। अब पहले दाऊद इब्राहिम में अब्दुल लतीफ में बहुत गहरी दुश्मनी थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि अगर अब्दुल लतीफ से मैं दुश्मनी करूंगा तो मेरा गुजरात में जो माल आता है, जो समुद्र के किनारे भाई जहाज से आना है, पानी के जहाज से, तो वो माल नहीं आ सकता था, क्योंकि बिना अब्दुल लतीफ को मिलाए गुजरात में समझ जाइए कि पेड़ का पत्ता तक नहीं हिल सकता था। इसी कारण दाऊद इब्राहिम ने मान मनोवल करके अब्दुल लतीफ को मिलाया और अपना खास दोस्त बना लिया। और जो मुंबई का जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था ना 11 जगह, इसमें अब्दुल लतीफ का बहुत बड़ा हाथ था। दाऊद इब्राहिम तो मोस्ट वांटेड था ही, अब्दुल लतीफ भी, अब मेमन वगैरह और अबू सलेम और सत्या और उसके अलावा जो है छोटा राजन का भी नाम आता है और उसके अलावा एक और लोग का नाम आता है, और वो कौन, वो रहता है छोटा शकील, मोस्ट वांटेड में। और अब्दुल लतीफ भी भाग जाता है कराची पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम इसको बुला लेता है और दाऊद इब्राहिम के साथ ये रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना आशियाना एक बार छोड़ने के बाद इंसान दोबारा उसी आशियाने में वापस आता है। वो वापस आता है दिल्ली में, और दिल्ली में कॉल टैपिंग की वजह से पुलिस इसको जो है पहचान लेती है और इसका एनकाउंटर कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे ही रईस फिल्म में शाहरुख खान का एनकाउंटर होता है ना, वैसे ही एनकाउंटर अब्दुल लतीफ का पुलिस द्वारा किया जाता है, एटीएस द्वारा। लेकिन दाऊद इब्राहिम अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। और 1993 का जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, AK-56 जो पहुंचाई गई थी वो गुजरात के जरिए अब्दुल लतीफ के आदमियों ने बाई रोड मुंबई तक पहुंचाई थी अबू सलेम वगैरह के हाथों में। उसी में से एक AK-56 आपको याद होगा संजय दत्त को दी गई थी, जो छानबीन में और पुलिस की रेड में संजय दत्त के यहाँ से वो AK-56 निकली थी और संजय दत्त को टाडा के जरिए हिरासत में लिया गया था। काफी बड़ी मुश्किल भी झेली संजय दत्त ने, बाद में रिहा हुए, लेकिन मुश्किलों का बहुत सामना किया। और बाल ठाकरे की मदद से ही जो है ये समझ जाइए उस नर्क वाली जिंदगी से ये उबर पाए और वापस जेल से वापस आए। और वही AK-56 और ये सब था। और उसके बाद जो है मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है और हजारों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग वोंडेड होते हैं, जख्मी होते हैं। मुंबई पुलिस जब तक चौकन्ना होती है, और ये तो फरार हो चुका था, और उसके बाद जब नाम आता है, और जब NIA द्वारा और इंटरपोल और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो खुफिया एजेंसी है भारत के टॉप मोस्ट, तो उसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, सत्या, छोटा शकील, अब्दुल लतीफ, मेमन, दाऊद मेमन, इन सब का नाम जो है इन्वॉल्व होता है और इन सब का नाम प्रकाश में आता है। उसके बाद तब से लेकर पुलिस को आज तक दाऊद की तलाश है कि दाऊद कब पकड़ में आएगा। अभी तक तो ये तलाश अधूरी है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में दाऊद इब्राहिम पर कितना शिकंजा पुलिस कसती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया ये बहुत ही बेकार दुनिया होती है, इसमें जान जोखिम में डालना पड़ता है और हर वक्त जान का समझ जाइए कि रिस्क रहता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए।